मायके की दुश्मन ससुराल की रानी। अग्रवाल सेवा सदन में अग्रवाल वेलफेयर एनजीओ की तरफ से सामूहिक विवाह के अंतर्गत 100 जोड़ों के विवाह कराए जा रहे हैं। उन्हीं में अंबिका और आर्यन का परिवार भी मौजूद है और अंबिका की शादी आर्यन से होने वाली है। अंबिका लाल जोड़े में मंडप में बैठी है, उसके पीछे उसके चाचा चाची खड़े हुए फुसफुसा रहे हैं। अरे चलो चलो, ये आखिरी कांटा था और अब हमारे रास्ते से ये भी निकल गया है। हाँ, अब सब कुछ हमारा होगा, अब कोई पूछने वाला नहीं बचा। अंबिका के कानों में अपने चाचा चाची की ये बात पड़ती है और वो सोचने लगती है, अगर आज पापा होते तो क्या मेरी शादी ऐसे होती? पापा ने मेरी शादी के बारे में कितने सपने सजाए थे, मुझे आज भी याद है जब मैं 5 साल की थी। 5 साल की अंबिका अपने बड़े से आलीशान घर के हॉल में अपनी गुड़िया की शादी कराने के लिए उसे सजा रही है। तभी उसके पापा आ जाते हैं। क्या कर रही है मेरी लाडो रानी? हाँ अपनी गुड़िया की शादी करवा रही है? हाँ पापा, मेरी गुड़िया देखो कितनी सुंदर लगेगी, आज इसका दूल्हा आएगा। हाँ, और एक दिन ऐसे ही सफेद घोड़े पर सवार मेरी गुड़िया का दूल्हा भी आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। अच्छा पापा, लेकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलना। अच्छा, तो अपने दूल्हे के साथ भी अपने पापा को लेकर जाएगी मेरी लाडो? हाँ मेरी बच्ची। उस दिन अंबिका ने पहली बार सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार की तस्वीर अपने पापा की आंखों से देखी थी। कुछ दिन बाद वो शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी माँ के दुपट्टे की साड़ी पहनकर और मेकअप करके शीशे के सामने खड़ी थी। तभी उसके पापा आ गए। अरे वाह मेरी लाडो तो कितनी सुंदर लग रही है, ऐसे ही एक दिन मेरी राजकुमारी दुल्हन बनेगी। सच पापा, आप मुझे मेरी शादी पर नई ड्रेस दिलवाओगे ना? बेटा, एक बाप का सपना होता है अपनी बेटी की शादी करना। मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। सच पापा? आई लव यू पापा। आई लव यू पापा। काश आज आप मेरे साथ होते, काश। अंबिका अपने पिता के बारे में सोच ही रही थी कि तभी एकदम से पंडित के मंत्रों की आवाज उसके कानों में पड़ती है। वर वधू एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। आर्यन एक साधारण सी शेरवानी में आगे आता है। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं और सिंदूर दान की रस्म के बाद आर्यन और अंबिका की शादी हो जाती है। आप ठीक तो है ना? हाँ, चलिए विदाई की तैयारी करते हैं। अंबिका की विदाई की तैयारी होती है, तभी उसकी चाची कविता फूट फूट कर रोने लगती है। बहन, हमारी बच्ची का ख्याल रखना, हमने इसे बड़े प्यार से पाला है। हाँ मेरी बच्ची, एक बार गले मिल ले। अंबिका की चाची उसके पास गले मिलने के लिए आती है, लेकिन अंबिका नजरअंदाज करके आगे बढ़कर विदाई की गाड़ी में बैठ जाती है। उसे देखकर, अरे ये कैसी बच्ची है, बताओ अपनी ही विदाई में रो नहीं रही। हाँ मम्मी, देखिए तो कैसे चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई है, अपने चाचा चाची के गले भी नहीं लगी। अरे हाँ भाई, ठीक है, तुम लोग विदाई की तैयारी करो, ये बातें बनाने का काम बाद में करना। चलिए चलते हैं समधन जी, आज से आपकी बिटिया हमारे घर की लक्ष्मी हुई। हाँ हाँ बहन, हमारी बिटिया का ख्याल रखिएगा, बेचारी बिना माँ बाप की अनाथ बच्ची है। कविता को गले लगाकर मधु भी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और अंबिका की विदाई हो जाती है। आज अंबिका अपने ससुराल में गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। आओ अंबिका बेटा, आज से तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो। आओ अंबिका, ये कलश पैरों से गिराकर घर में प्रवेश करो। अंबिका गृह प्रवेश करती है, उसके बाद सभी लोगों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। सभी आराम करने चले जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह अंबिका तैयार होकर पहली रसोई के लिए आती है। प्रणाम मम्मी, खाने में क्या बनेगा? बेटा एक काम करो, पहले सभी को चाय नाश्ता बनाकर दे दो, उसके बाद साधारण पराठे सब बना लेना। मोहिनी तुम्हारी मदद करेगी। हाँ हाँ जरूर, चलो अंबिका चाय बनाने चलते हैं। अंबिका रसोई में चाय बनाती है और बाहर सभी को चाय देकर चुपचाप एक तरफ सोफे पर बैठ जाती है। तभी उसका देवर आता है। अरे यार भाभी, कल ही तो आपकी शादी हुई है और आप ऐसे गुमसुम बैठी हुई हो। अरे बुद्धू, तुझे इतना भी नहीं पता कि अगर तुझे भी किसी के घर जाकर वहाँ झाड़ू पोछा बर्तन खाना कपड़े ये सारा काम करना पड़ेगा तो तू खुश होगा या दुखी होगा? अरे अरे प्रिया सोहम, परेशान मत करो अंबिका को, वो बेचारी अभी अभी अपना मायका छोड़कर आई है, थोड़ा समय दो। अंबिका ये सारी बातें सुनकर अपने कमरे में उदास होकर चली जाती है। उसके पीछे पीछे उसकी सास और जेठानी जाती हैं। अरे अंबिका बेटा, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? हाँ अंबिका, शादी के बाद लड़कियाँ थोड़ा गुमसुम रहती है, लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा ही शांत हो। हाँ अंबिका, अगर कोई समस्या है तो बता दो। नहीं नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अंबिका कमरे में से उठकर रसोई में चली जाती है और पराठे और सब्जी बनाने की तैयारी करने लगती है।
थोड़ी देर के बाद अंबिका खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजाती है और सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। अरे वाह अंबिका बेटा, तुमने तो खाना बहुत ही स्वाद बनाया है। हाँ, पराठे तो बहुत ही अच्छे बने हैं। हाँ आर्यन, तुम्हारी वाइफ तो वाकई में बहुत अच्छी कुक है। हाँ बस, लेकिन हमें तो भाभी गूंगी लगती है। सोहन की बात सुनकर माहौल खुशनुमा हो जाता है और सभी लोग हंसने लगते हैं। खाना खाने के बाद सभी लोग सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। अरे देखो तो सही, आजकल की बहुएं कितनी बार मायके जाती हैं। हमारे समय में तो मायके का नाम तक नहीं लेती थी। हाँ, लेकिन अब तो लड़कियां शादी के 15 दिन बाद ही मायके जाने लगते हैं। हमें याद है हम कैसे तीज त्योहार पर भी मायके जाने के लिए तरस जाते थे। अरे अंबिका, तुम पग फेरे के लिए अपनी मायके कब जा रही हो? तुम्हारे मायके से तो किसी का फोन तक नहीं आया। अरे भाभी, आपके मायके वाले इतनी जल्दी भूल गए आपको? हाँ हाँ भाभी, बताओ बताओ, क्या आपको भी अपने मायके की याद नहीं आ रही? हाँ अंबिका, तुम्हें पग फेरे के लिए मायके नहीं जाना है क्या? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे ऐसा नहीं होता बेटा, तुम्हारे मायके वाले सोचेंगे कि हमने तुम्हें आने नहीं दिया। एक बार फोन कर लो बेटा। वैसे तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे पिता कौन थे, क्या नाम था उनका? अब पापा कुछ भी, मुझे कहीं नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना। अपने पापा का नाम सुनकर अंबिका एकदम से कंपकपाती हुई घबराकर अपने कमरे में चली जाती है और अपने सूटकेस में से अपने पापा की तस्वीर निकालकर उन्हें निहारती हुई रोने लग जाती है। अरे अंबिका, क्या हो गया? तुम अपने मायके का नाम सुनकर एकदम से घबरा क्यों गई? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अंबिका डरी सहमी सी एकदम घबराई हुई बैठी होती है। तभी उसके ससुर वहां आ जाते हैं और कहते हैं, अरे सुन रही हो मधु? आर्यन बेटा, अर्जुन ने अभी बताया कि अंबिका बिटिया के पिता मिस्टर शर्मा तो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, पर अचानक पता नहीं उनके साथ क्या हुआ। आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया। अपने ससुर के मुंह से अपने पिता का नाम सुनकर अंबिका पसीने से तर हो जाती है और वो एकदम से बुखार में तपने लगती है। मधु अंबिका को सहलाकर गोद में सुला लेती है। सभी लोग उसके कमरे से बाहर आ जाते हैं और हॉल में बैठ जाते हैं। मम्मी पापा, मुझे लगता है क्यों ना हम भाभी को कहीं बाहर घूमने के लिए लेकर जाएं। हाँ, मुझे भी सोहन के बच्चे का आइडिया ठीक लगता है। चलो ना, फिर आज शाम को सभी लोग आइसक्रीम खाने के लिए बाहर चलते हैं। पूरा दिन गुजर जाता है। शाम के समय अंबिका की आंख खुलती है। पूरा परिवार उसके पलंग के पास में ही खड़ा होता है। तभी, अब तुम्हें कैसा लग रहा है अंबिका? आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अगर ठीक हो तो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम सभी आइसक्रीम खाने के लिए बाहर जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। अंबिका तैयार होकर अपने कमरे के बाहर आती है। उसने बहुत ही साधारण सा सूट पहना हुआ है। सभी लोग आइसक्रीम खाने के लिए पैदल पैदल घर से जाते हैं और स्ट्रीट लाइन में आइसक्रीम पार्लर पर रुकते हैं। तो बताओ अंबिका, कौन सी आइसक्रीम खाओगी तुम? आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर पसंद है तुम्हें? मेरी पसंद? पहली बार किसी ने पापा के बाद मेरी पसंद के बारे में पूछा है। बचपन में पापा भी ऐसे ही मुझे मेरी पसंद की आइसक्रीम पूछते थे और सभी लोगों को मेरी पसंद का आइसक्रीम भी खिलाते थे। अरे भाभी, जल्दी से बता दो। मुझे तो कोई सी भी दे दीजिए, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। अरे ऐसे कैसे कुछ भी खा लोगी? पसंद करो। अरे वाह, हमारी बहू तो बहुत ही सीधी सादी, भोली भाली और शांत है। सभी लोग हंसी मजाक करते हुए आइसक्रीम खाते हैं और टहलते हुए वापस घर आ जाते हैं। इसी तरह अंबिका और आर्यन की शादी को 1 हफ्ता बीत जाता है और 1 हफ्ते के बाद मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि सम्मेलन की शादी की वजह से हमने अंबिका के लिए कुछ भी नहीं खरीदा, तो क्यों ना हम उसे कुछ कपड़े दिलवाते हैं। हाँ, इस बारे में मैंने भी विचार नहीं किया है। चलो, हम आज ही अंबिका के लिए शॉपिंग करने जाएंगे। सभी लोग शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और शाम के समय सभी एक मॉल में पहुंचते हैं। वहां जाकर, तो बताओ बेटा अंबिका, तुम्हें कैसे कपड़े चाहिए और तुम्हें क्या खरीदना है? हाँ अंबिका, तुम अपनी पसंद से कुछ भी खरीद सकती हो। जो भी कपड़े तुम्हें पसंद हैं तुम खरीद लो। पापा के बाद आज पहली बार किसी ने मुझे मेरी पसंद के बारे में पूछा है। मेरे पापा भी इसी तरह से मुझे मेरी पसंद के कपड़े दिलवाते थे। अंबिका मन ही मन अपने पापा की बातें सोच रही होती है। तभी, अरे अंबिका, क्या सोचने लग गई? बताओ ना, क्या चाहिए तुम्हें? भाभी, जो भी अच्छा लग रहा है आप लोगों को ले लीजिए, मैं तो कुछ भी पहन लेती हूँ। चलो ठीक है अंबिका बेटा, हम अपनी पसंद से ही तुम्हारे लिए कपड़े ले लेते हैं। अंबिका की सास उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर कपड़े खरीदती है और सभी कपड़े खरीदकर घर वापस आ जाते हैं। इसी तरह दिन गुजरते हैं और 1 हफ्ते के बाद मोहिनी और अंबिका ने सभी के लिए चाय और पकौड़े बनाए हुए होते हैं। हॉल में पूरा परिवार बैठकर बातें करते हुए मजे कर रहा होता है कि तभी मधु की नजर अंबिका पर पड़ती है, जो एक कोने में चुपचाप गुमसुम बैठी होती है। अरे बेटा अंबिका, तुम्हारी और आर्यन की शादी को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने तुम्हें अभी तक मुस्कुराते हुए या बात करते हुए नहीं देखा। तुम किसी से बात नहीं करती, कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई समस्या है तो बता दो।
अरे बेटा, हम समझते हैं कि तुम्हारी इस उदासी और शांति के पीछे जरूर कोई गहरा सदमा है, लेकिन जब तक तुम बताओगी नहीं कि समस्या क्या है, समाधान कैसे होगा बेटा? नहीं नहीं पापा, मम्मी, वो मैं बस थोड़ा शांत स्वभाव की लड़की हूँ, इसीलिए मुझे कम बोलना पसंद है। अच्छा, तो आपको कम बोलना पसंद है ना? चिल्लाना तो पसंद होगा ना आपको? अरे क्या मतलब है तेरा? तू क्या चाहता है कि अंबिका पूरे घर में चिल्लाती हुई घूमे? अरे नहीं नहीं भैया, मेरे कहने का मतलब तो ये है कि पास वाले BSNL ग्राउंड में कोठी मीना बाजार का मेला लगा है, तो क्यों ना हम लोग भाभी को लेकर वहाँ चले? बहुत सारे झूले लगे हैं, झूल कर आएंगे, मजा करेंगे। हाँ हाँ भैया, मुझे भी जाना है, मुझे भी झूले झूल कर आने हैं। अच्छा ऐसी बात है तो चले जाओ और सभी बच्चे जाकर मौज मस्ती करके आओ। अरे सच पापा? चलो अंबिका, भाभी, प्रिया, सभी लोग तैयार हो जाओ, हम सभी झूला झूलने जाएंगे। मोहिनी को छोड़कर पूरा परिवार मेला देखने के लिए जाता है और झूला झूलते समय बचपन में कैसे मैंने पापा से झूले की जिद की थी और पापा ने आंगन में इतना बड़ा झूला लगाया था। बचपन के बाद मैं अब झूला झूल रही हूँ। अरे अंबिका, कहाँ खो गई? क्या सोचने लग जाती हो यार, मजे करो। कुछ नहीं, कुछ नहीं। थोड़ी देर के बाद पूरा परिवार झूला झूलकर घर वापस आ जाता है। 2-3 दिन इसी तरह और गुजरते हैं। एक दिन सतीश फोन कर अपने किसी पुराने दोस्त से बात कर रहा है। अरे हाँ भाई, मुझे यकीन है ये मिस्टर शर्मा की ही बेटी अंबिका है। इसकी शादी मेरे बेटे से हो गई है यार। हाँ हाँ, वही शर्मा, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे ना, सुना था उनके साथ कुछ अनहोनी हो गई थी। उसी समय अंबिका किचन से चाय का ट्रे लेकर आ रही होती है। जैसे ही ये शब्द उसके कान में पड़ते हैं, ट्रे उसके हाथ से छूट जाती है, चाय के कप गिर जाते हैं। अंबिका का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। ये सब देखकर उसके ससुराल वाले घबरा जाते हैं। अंबिका, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? अरे अंबिका बेटी, तुम्हारा चेहरा क्यों पीला पड़ गया? क्या बात हुई है? अरे भाभी, अचानक से क्या हो गया? अंबिका कुछ बोल नहीं पाती, वो बस सिर हिला रही है। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। आर्यन उसे कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा देता है। अंबिका की बॉडी में कपकपी शुरू हो जाती है, माथे पर पसीना छूट रहा है। अरे बेटा, तुम्हें बुखार तो बहुत तेज है, क्या हो गया अचानक? मायके का नाम सुनते ही ऐसा क्यों हो गया? अंबिका बोलो ना, क्या हुआ? हमसे कुछ छुपा रही हो क्या? अंबिका पहले कुछ नहीं बोलती, वो आंखें बंद किए रो रही है। परिवार चारों तरफ से पूछ रहा है। अंबिका आंखें खोलती है, आंसू बह रहे हैं। वो कांपती हुई आवाज में बोलती है, मुझे माफ कर दो, मैं पहले नहीं बता पाई। बेटी, अब बता दो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात है? अंबिका गहरी सांस लेती है और आखिरकार कपकपाती हुई कहती है, मैं अपने मायके की दुश्मन हूँ, क्योंकि मुझे सच पता है जो उन्होंने मेरे पापा के साथ किया था। अंबिका जैसे ही ये लाइन बोलती है, उसकी आवाज भर्रा जाती है, वो सिसकने लगती है। आर्यन अंबिका का हाथ पकड़ लेता है। सच क्या है अंबिका, बताओ हमें। ये बात तब की है जब मैं सिर्फ 8 साल की थी। उस दिन मेरा जन्मदिन था और मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश थे। 8 साल की क्यूट सी अंबिका एक बहुत प्यारी व्हाइट कलर की परी ड्रेस में मर्सिडीज कार से अपने पापा के साथ उतरती है। पूरी ज्वाइंट फैमिली, चाचा चाची, बुआ फूफा, सभी उस आलीशान कोठी के गार्डन में हंस खेल रहे हैं। मेरी राजकुमारी आज फार्म हाउस में हॉर्स राइडिंग करेगी। अच्छा पापा, लेकिन अगर घोड़े ने मुझे गिरा दिया तो? पापा, आप भी मेरे साथ हॉर्स राइडिंग करोगे ना? हाँ मेरी राजकुमारी, हम दोनों मिलकर राइडिंग करेंगे। चलो अब तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी करते हैं। उस दिन मैंने पापा के साथ लास्ट टाइम हॉर्स राइडिंग की थी। शाम के समय पापा ने मेरी बर्थडे पार्टी का ग्रैंड सेलिब्रेशन कर और रात को खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर। भैया, ये सारी की सारी जायदाद आप ही के नाम में है, अब तो आपको बंटवारा कर देना चाहिए। अरे हाँ जरूर, क्यों नहीं। जब इतनी बड़ी जायदाद है तो मैं सभी का बराबर बराबर बंटवारा कर दूंगा, तुम लोग चिंता मत करो। अरे अब भाभी तो रही नहीं है, आपका क्या भरोसा, कल को सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम पे कर देंगे और शादी के बाद ये सारी प्रॉपर्टी उसके पति की हो जाएगी। मेरे पापा उस दिन गुस्से में खाने की टेबल से उठकर सोने के लिए चले गए थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन आधी रात में 4 बजे बिस्तर पर पापा नहीं थे। मुझे प्यास लगी थी और मैं पानी पीने के लिए उठी थी। तब मैंने देखा स्टडी रूम में मेरे पापा, चाचा चाची और बुआ फूफा आपस में झगड़ा कर रहे थे। देखो तुम लोग अगर मुझे जोर जबरदस्ती करोगे तो मैं एक फूटी कौड़ी किसी को नहीं दूंगा। अच्छा, हमें क्या पता नहीं है कि तुमने सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी है और एक दिन तुम हमें भीख मांगने के लिए छोड़ दोगे। देखो भैया, शांति से प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। हाँ भाई साहब, अपने भाई बहनों का हिस्सा उन्हें दे दो। यहाँ कोई भंडारा चल रहा है क्या जो इन्हें हिस्सा दे दूं और फिर ये सारा साम्राज्य मैंने अपने दम पर अपनी मेहनत से खड़ा किया है?
पिता ने 50 गज का एक छोटा सा खेत छोड़ा था। उस खेत पर मेहनत करके मैंने इतना सब कुछ कमाया है। प्यार मोहब्बत से ही लोग मुझसे ले सकते हैं, लेकिन अगर जोर जबरदस्ती की तो मैं किसी को फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। अच्छा, तो आप 1 रुपए नहीं देंगे? कोई बात नहीं, हम पैसा निकलवाने का और भी तरीका जानते हैं, पकड़ लीजिए इन्हें। तो मिस्टर महेंद्र, आपके भाई की अचानक मौत से पूरा बिजनेस सिस्टम हिल गया है। क्या आप बता सकते हैं कि उनकी मौत इतनी अचानक कैसे हुई और आपने उनका अंतिम संस्कार बिना किसी को बताए क्यों करा दिया? दरअसल मेरे बड़े भाई की एक छोटी सी प्यारी बेटी है, वो बच्ची सदमे में है। जरा देखिए, बस इसी बच्ची की वजह से हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ा। भैया की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। मैंने खड़े होकर अपने पिता को मारते हुए देखा था, और जब मेरे चाचा चाची को पता चला कि मैंने उन्हें देख लिया है, तब अरे ये अंबिका ने तो सब कुछ देख लिया है, कहीं किसी को बता तो नहीं देगी? अरे नहीं नहीं, वो छोटी सी बच्ची है, किसी को क्या ही बताएगी, और बताएगी भी तो कौन उसकी बात पर विश्वास करेगा? जब उसके बाप को नहीं पता चला कि हमने उसकी बीवी को कैसे मारा था, तो ये बच्ची क्या ही जाकर बताएगी? अंबिका हिचकियों से रो रही थी और घबराई हुई थी। तभी बेटा, तुम 8 साल की उम्र से ये सब कुछ सह रही हो, और तुमने हमें अब तक कुछ भी नहीं बताया। हमें लगा कि तुम हमारे घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही हो। नहीं नहीं मम्मी, मुझे बस अपने पापा की मौत का बदला लेना था। जिस दिन उन लोगों ने मेरे पापा को मारा था, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि एक न एक दिन मैं उन लोगों से अपने पापा की मौत का बदला लेकर रहूंगी। उन लोगों ने मुझे भी मारने की कोशिश की है। यानी कि वो तुम्हें भी जान से मारना चाहती थी? हाँ, लेकिन तड़पा तड़पा कर वो लोग मुझे खाना नहीं देते थे और बोलते थे कि तेरे पापा नहीं है, मतलब मेरे नाम में प्रॉपर्टी है, लेकिन मुझे खाना नहीं देते थे। और घूमने जाते थे तो मुझे छोड़कर चले जाते थे और मुझे बोझ कहकर बुलाते थे। नंगे पैर छत पर कपड़े सुखाने के लिए भेज देते थे, और चाची वो कहती थी उसका बाप मर गया, अब इस पाप को पालना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं मर जाती तो उनके ऊपर शक चला जाता। और चाचा ने तो कह दिया था कि इसे इतना तड़पाओ ये खुद मर जाए। लेकिन अगर तुम्हारे चाचा चाची तुम्हें ऐसे ही परेशान करते थे तो फिर उन्होंने तुम्हारी शादी कैसे करवा दी? कुछ दिनों पहले की बात है कि जब मैं अभी 18 की हुई थी, तब मेरे चाचा चाची को एक पैम्पलेट मिला जिसमें लिखा था कि एनजीओ शादी करवा रहा है। यहाँ पर 100 जोड़ों की शादी एक साथ हो रही है और दहेज नहीं देना पड़ेगा, सारा खर्चा वही लोग उठाएंगे। कविता, इस अंबिका का नाम यहाँ पे लिखवा दो। रैंडम किसी भी लड़के से शादी हो जाएगी तो ये कभी वापस ही नहीं आएगी, और हम उसकी प्रॉपर्टी आसानी से हड़प लेंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन है क्या नहीं। और अगर रिश्ता विश्ता देखेंगे तो हमारे ऊपर नजर बनी रहेगी लोगों की। हाँ हाँ ठीक है, मैं आज ही इसका नाम लिखवा देती हूँ। तो इस तरीके से उन्होंने मेरा नाम सामूहिक विवाह में दिया, लेकिन ये मेरे बदले की शुरुआत थी। हाँ हाँ अंबिका, ठीक है, हम तुम्हें अकेला नहीं रहने देंगे और हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, अब हम तुम्हारा साथ देंगे। मुझे बस अपने पापा का बदला चाहिए, हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे उनके घर में वापस जाना पड़े। बेटा, हम तुम्हें मायके जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन तुम अकेले नहीं जाओगी, ये लोग खतरनाक हैं। हाँ अंबिका, हम सब मिलकर प्लान करेंगे। प्रॉपर्टी के लालच में इन्होंने अपना भाई तक मार दिया, तो तुम्हें भी कुछ नहीं सोचेंगे। नहीं पापा, मुझे जाना ही होगा, मैं सबूत इकट्ठा करूंगी। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम अकेले नहीं जाओगी। ठीक है बेटा, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, लेकिन याद रखना, तुम भले ही मायके की दुश्मन हो लेकिन ससुराल की रानी हो। कितना सुंदर बचपन था मेरा। मर्सिडीज और BMW में घूमती थी, फार्म हाउस में घोड़े की सवारी करती थी, बड़े बड़े बंगले बगीचे, सब कुछ पापा ने अपनी मेहनत से बनाया था। और ये चाचा चाची सब हड़पने वाले हैं। अब मैं देखती हूँ कि कैसे हड़पते हैं। जाने से पहले आर्यन महेंद्र को फोन लगाता है। नमस्ते चाचा जी, मैं आर्यन बोल रहा हूँ। अंबिका और मैं कुछ दिनों के लिए आपके पास आना चाहते हैं, थोड़े दिन रहने की अनुमति हो तो। अरे वाह बेटा, कोई बात नहीं, अपनी भतीजी और दामाद को घर में जगह देने में क्या हरज है। हाँ आ जाओ, हम इंतजार करेंगे। जैसे ही फोन करता है महेंद्र कविता की तरफ मुड़ता है। देखा, वो लड़की वापस आ रही है, लगता है प्रॉपर्टी का लालच है, लेकिन ये उसका आखिरी खेल है। हाँ, कुछ दिन हमारे खाने पीने का बोझ बढ़ाएगी, फिर हम देख लेंगे। अंबिका और आर्यन मायके पहुंचते हैं। बाहर चाचा चाची दोनों खड़े स्वागत के लिए तैयार हैं। अरे आ गई मेरी बच्ची, कितनी याद आ रही थी। तू आ, अंदर आ। आओ दामाद जी आओ, बाहर बैठो, आराम करो। अंबिका अंदर जाती है। वो चुपचाप घर के अलग अलग कोनों में छोटे छोटे स्पाई कैमरे लगाती है।
डाइनिंग टेबल के नीचे स्टडी रूम की अलमारी के पीछे कंप्यूटर के पास अपना फोन साइलेंट मोड पर रखकर वो हर बात रिकॉर्ड करने लगती है। रात के अंधेरे में वो चुपके से स्टडी रूम में जाती है, पुरानी फाइल्स चेक करती है और वीडियो बना लेती है। कुछ दिन गुजरते हैं, अंबिका चुपचाप सब सहती रहती है। एक दिन किचन में कविता उससे कहती है, इतना मत खा अंबिका, तू तो हमारे लिए आज भी बोझ ही है। हाँ दीदी, तेरी शादी हो गई फिर भी प्रॉपर्टी के लालच में आई है क्या? इस प्रॉपर्टी में से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अंबिका कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप सब रिकॉर्ड करती रहती है। एक दिन वो स्टडी रूम में पुरानी फाइल्स चेक कर रही होती है कि तभी उसे बहुत सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और साथ ही एक पेन ड्राइव भी मिलती है। वो सभी प्रॉपर्टी पेपर्स, पुरानी एग्रीमेंट्स और माँ की मौत से जुड़े कागजात और पेन ड्राइव लेकर वो अपने कमरे में आ जाती है। ये सबूत है, पापा की सारी मेहनत के कागजात और इन सभी को जेल की हवा खिलाने का इंतजाम। अंबिका सारे पुराने डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेती है, वो पेन ड्राइव भी जिसमें उसके पिता लहू लुहान हालत में दिखते हैं। उसके चाचा चाची बुआ फूफा जबरदस्ती उन पेपर्स पर उनके साइन करवा रहे होते हैं। अंबिका पेन ड्राइव को लैपटॉप में चालू करके देखती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी आर्यन, ये सब अब काफी है अंबिका, लगता है ये सबूत इन्होंने अपने फायदे के लिए इकट्ठा करके रखे थे, लेकिन अब यही सबूत इन्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। तुम शांत हो जाओ, अब सारे सबूत इकट्ठे हो गए, अब हम तुम्हारे ससुराल वापस चलते हैं। हाँ आर्यन, अब इनका खेल खत्म होगा। आर्यन और अंबिका अगले दिन वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन उसी रात चाचा चाची स्टडी रूम में बात कर रहे होते हैं। अंबिका का कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। उस रात हमने इसके बाप को खत्म कर दिया था, लेकिन अब ये लड़की वापस आ गई, कहीं प्रॉपर्टी तो नहीं हड़प लेगी। चिंता मत करो, हमने इसकी माँ को भी नींद की गोलियां देकर मार दिया था, तब किसी को भनक तक नहीं लगी। अंबिका तब सिर्फ 5 साल की थी, अब इसकी शादी हो गई है। हम वकील से प्रॉपर्टी इसके नाम से अपने नाम करवा लेंगे, पुलिस को कुछ नहीं पता चलेगा। हाँ, अच्छा हुआ कि हमने इसे इतना तड़पाया। लेकिन अब इसे भी खत्म करने का समय आ गया है। अंबिका ये सब सुनकर सिसक पड़ती है, आंसू बह रहे हैं। मुझे लगा ही था कि मेरी माँ को मारने में भी इन्हीं लोगों का हाथ है। इन्होंने मेरी माँ को जान से मार दिया और मेरे पिता को हमेशा ये गिल्ट रहा कि उन्होंने मेरी माँ को समय नहीं दिया, इसलिए मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली। चिंता मत करो अंबिका, अब हम मम्मी पापा दोनों की मौत का बदला लेंगे। अब हम घर चलते हैं। अगले दिन अंबिका और आर्यन घर वापस आ जाते हैं। पूरा परिवार इकट्ठा होकर सबूत देखता है। मधु और सतीश गुस्से और दुख से भर जाते हैं। कितनी क्रूरता, अपने भाई और भाभी को मार दिया, भतीजी को दुश्मन समझ लिया, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। बेटा, तुमने कितना सहा है, अब हम सब साथ हैं। पूरा परिवार पुलिस स्टेशन जाता है। अंबिका सारे सबूत पुलिस को सौंप देती है। वीडियो और ऑडियो प्ले होते हैं। ये तो कबूलनामा है, मर्डर और प्रॉपर्टी हड़पने का पूरा प्लान। इन लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए। चलिए, अरेस्ट वारंट निकालिए। पुलिस चाचा चाची, अमित और बाकी शामिल लोगों को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंचती है। ये झूठ है, ये लड़की झूठ बोल रही है। हमने कुछ नहीं किया, ये सब इसके मन का वहम है। लेकिन सबूत इतने मजबूत हैं कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। सर, इन्होंने मेरे पापा को मारा, मेरी माँ को मारा, सिर्फ पैसे के लिए। कोर्ट में केस चलता है। अंबिका सारे सबूत पेश करती है। वकील सबूत दिखाता है, जज फैसला सुनाते हैं। आरोप साबित होते हैं। महेंद्र शर्मा, कविता शर्मा और अन्य को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। प्रॉपर्टी अंबिका शर्मा को वापस सौंपी जाती है। कोर्ट से बाहर निकलकर अंबिका मन ही मन अपने पापा से बात करती है। पापा, देखो, मैंने आपका बदला ले लिया। मैंने कहा था ना, मैं मायके की दुश्मन हूँ। देखो, मैंने मायके की दुश्मन बनकर दिखा दिया और ससुराल की रानी बन गई। बेटा, अब तुम हमारे लिए बोझ नहीं हो, तुम हमारे घर की रानी हो। पापा, मम्मी, मैं इस प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा दान करूंगी, लड़कियों की पढ़ाई और सामूहिक विवाह के लिए, क्योंकि सामूहिक विवाह ने मुझे ये ससुराल दिया जहाँ मुझे रानी बनाया गया। बाकी पैसा हम अपने नए बिजनेस में लगाएंगे। बहुत अच्छा फैसला है बेटा, चलो अब अपने घर चलते हैं। हाँ।